हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे मई मंथ का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 होल रेज टू पावर -1 और पूरे की पावर -1, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 माइनस 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 माइनस 3 आपको मिलेगा -1, बाकी सब चीज़ एज इट इज क्लियर। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। -1 की पावर -1 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। तो सिंपली -1 को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 2 + 3 होल की पावर -1, यानी 5 की पावर -1। इसका मतलब हो गया 5 का रेसिप्रोकल यानी 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से देखिएगा, नॉट ट्रू पूछा है, यानी हमें सही स्टेटमेंट को अलग करना है। तो देखिए √64 8 होता है, ये सही है स्टेटमेंट। √0.4 0.2 होता है या नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा इसी साल के दिसंबर मंथ के पेपर में भी है। तो देखिए 0.4 का जब हम रूट करेंगे, सिंपली आप अगर मैं 0.2 के स्क्वायर की बात करूं तो वो आपका 0.04 आता है, ना कि 0.4। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। गलत है मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें नॉट ट्रू पूछा था। आगे भी हम देख लेते हैं। फिर भी 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, राइट, सही बात है। 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये भी बिल्कुल सही बात है। 243 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो हम उसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो आप इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो तो 2 की पावर 301 आपका कॉमन आ जाएगा। और ऐसे कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ कितने 2 बचेंगे, फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 9 बचेगा आपके पास, और यहाँ बचेगा 1। और नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या चल रहा है, 2 की पावर 300। और इन दोनों में डिवीजन में आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आपके पास सिर्फ एक 2 बचेगा न्यूमरेटर में, और ब्रैकेट में 2 की पावर 9 - 1, जो कि आपके कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन इस टाइप के हर पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें फिर से उन्हीं 3 टर्म्स को चूज करना है जिसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर। आप सिंपली सबसे पहले फोकस करेंगे 2 वाली टर्म पे। यहाँ 2xy है, तो हमें x का स्क्वायर चाहिए और y का स्क्वायर। तो हम इन तीनों टर्म्स को तो लिखते हैं साथ में, x² + y² -2xy, और बची हुई टर्म को अलग कर देते हैं, यानी -z²। तो यहाँ पे इजीली हमारी x - y होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। और फिर से हम a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और जो कि क्या होती है a + b एंड a - b। अब इसमें से देख लीजिए, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया x - y + z। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन a इज गिवन टू बी 5 एंड b इज गिवन टू बी -3। तो सिंपली आपको a की जगह क्या रखना है, 5। तो पहले है आपका a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को -3 से मल्टीप्लाई, +3 -ab यानी -5 × -3।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 5 इंटू -3 हो जाएगा आपका -15 प्लस 3, और -5 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा +15। 25 प्लस 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमारे पास आएगा 28 -15 प्लस 15। तो देखो पहले प्लस नहीं करना, पहले हमें इन्हें माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आए उसको 15 में प्लस। बिल्कुल बोर्ड मास यूज़ करते हुए चलेंगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 15, यानी आपका आ गया 26 प्लस 15, जो आपको क्या आंसर देगा 41। आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमन इज नाउ 15 ईयर्स यंगर देन अब्दुल। यंगर मतलब होता है छोटा, यानी अमन जो है वो अब्दुल से कितना छोटा है 15 ईयर्स छोटा है। आफ्टर 6 ईयर्स, तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो साथ साथ लेके चलना। यहाँ पे आपको अब्दुल की एज कितनी दे रखी है x, तो हम दोनों की एज को साथ साथ लेके चलते हैं। दो जनों की बात हो रही है, अब्दुल की और अमन की। यहाँ पे बोला अमन 15 ईयर छोटा है अब्दुल से, तो अब्दुल की एज x है तो अमन की x - 15 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 6 साल के बाद अब्दुल की एज ट्वाइस हो जाएगी अमन की एज की। तो हम पहले 6 साल बाद एज निकाल लेते हैं दोनों की। 6 साल के बाद हम देखते हैं दोनों की एज क्या होगी। आफ्टर 6 ईयर्स अमन की एज कितनी हो जाएगी x - 9, और अब्दुल की एज x + 6। अब वो कह रहा है 6 साल के बाद अब्दुल की एज अमन की एज के ट्वाइस हो जाएगी, यानी अमन की एज में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो वो अब्दुल की एज के बराबर हो जाएगा। क्लियर। यानी ये कौन सी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹36,000। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 36,000 पर, यानी आपका 36,000 हो गया प्रिंसिपल, जो कि 10% पर एनम के ब्याज पे लगा, यानी रेट आपका कितना हो गया 10%। कितने साल के लिए 2.5 ईयर्स के लिए, तो आपके पास टाइम आ गया 2.5 ईयर्स, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या था P × 1 + R/100 raised to power t। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, यानी 36,000 × 1 प्लस रेट हमारा है 10% का, 10/100 यानी 1/10 की पावर टाइम। टाइम कितना है आपका 2.5 साल। जब इस तरह का टाइम हो तो 2 ईयर्स के लिए आप कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसका जो अमाउंट आएगा उसको प्रिंसिपल लेके बाकी बच्चे आधे साल के लिए कैलकुलेट कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ऐसे, या 36,000 × 11/10 × 11/10, यानी आपके पास ये आंसर आ गया 360 × 11 × 11, और इस पे हम आधे साल के लिए निकाल देंगे, यानी ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट आपका उतना का उतना है 10%, और टाइम आपका कितना है ½ ईयर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18 × 11 × 11। तो यहाँ से आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपकी यूनिट डिजिट 8 आएगी, तो जिसमें भी आपका 8 यूनिट डिजिट में हो वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9738। क्लियर। क्योंकि यहाँ से हमारा अमाउंट निकलेगा, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो भी हमारा 8 ही आएगा यूनिट डिजिट में, तभी हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप सिंपली देखो,
स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, और 1 के आगे पॉइंट लाने के लिए आपको अपने पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो देख लीजिए बस। कितने ज़ीरोज़ है, काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर -10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सम ऑफ मोड एंड मीडियन। तो देखो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा हो आपके डाटा में, और मीडियन के लिए हम सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है 11, 11 आ रहा है आपका 2 बार, फिर है आपका 12, वो भी आपका 2 बार आ रहा है, 12 के बाद आ रहा है आपका 13, 13 आपका कितनी बार है, 3 टाइम्स, और उसके बाद है आपका 15, फिर है आपका 18। तो आपको पता है आपका मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, तो मोड तो आपका हो गया 13, क्योंकि 13 आपका सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, यानी 3 टाइम्स। फिर हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन आपको पता है आपकी मिडिल वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने काउंट करते हैं हमारा डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो आप मिडिल वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। 13 हो गई आपकी मीडियन, तो आपका आंसर हो गया 26, क्योंकि हमसे दोनों का सम पूछा था, यानी दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 178.2 किलोमीटर इन 4.4 आवर्स, यानी 4.4 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करती है, 178.2 किलोमीटर। तो उसने पूछा 1.2 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी। तो पहले हम 1 आवर का निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिवाइड, और फिर हमें 1.2 आवर्स का निकालना है, तो उसके लिए हम इसी आंसर को क्या कर देंगे, 1.2 से मल्टीप्लाई। तो अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, आपका ये 10 कैंसिल हो गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो चाहे वो करें। 11 की टेबल से इजीली कट हो रहे हैं। उसके बाद ये आपका आ गया 3 पर, तो आपका आंसर आ गया 162 इंटू 3/10। 162 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो इजीली आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस फिगर एंगल 2, 3 एंड 4 आर इक्वल, और 5 आपको दे रखा है 150, ये वाला एंगल 150 दे रखा है, तो आपको एंगल 1 फाइंड करना है। तो देखो आपकी ये लाइन बन रही है, और इस लाइन पे 5 और 4 एंगल आ रहे हैं, दोनों का सम 180 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आप अपना एंगल 4 निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको 5 पता है 150 है, तो आपका एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, यानी कि 30 डिग्री। तो देखिए 4, 3 और 2 तीनों बराबर हैं, तो तीनों ही आपके पास कितने आ गए, 30 डिग्री। यहाँ ये दोनों 30 होते ही आपका ये एंगल 1 कितना बन जाएगा, वही चीज़ करेंगे वापस, यानी 180 में से इस पूरे एंगल को माइनस, और ये पूरा एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो 180 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 120 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एलसीएम के लिए हम पहले इसको पावर्स में लिख लेते हैं। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, और हम बी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2
इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो याद रखिएगा एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में लोएस्ट पावर। तो एलसीएम आपका सिंपली कितना हो जाएगा, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 4, राइट। इन दोनों में हाईएस्ट 3 की पावर 2 और 5 में भी आपकी हाईएस्ट क्या होगी 5 की पावर 2। तो ये आपका हो गया एलसीएम। और एचसीएफ निकालना होता तो हम लोएस्ट पावर को लेते। तो ये आपको कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और DEF, दोनों ही आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, AB EF के बराबर, क्लियर, BC DE के बराबर, BC इज इक्वल टू DE, और एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री। तो हमारे ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेंगे क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप सिंपली ध्यान से देखो तो दो साइड हैं और दो साइड के बीच में एंगल, राइट। तो हमारी ये प्रॉपर्टी सिंपल हो गई, साइड एंगल साइड। अब ये मत सोचेगा कि 90 डिग्री एंगल है तो RHS लगेगा, उसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होता है जो यहाँ पे नहीं है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, 6 + 1/10 होगा आपका 0.1, 6/1000 होगा 0.006 और 61/10,000 आपका क्या होगा 0.0061, क्लियर। इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कौन सा नंबर आपके पास आएगा, 6, 0.1, 0.006 और 0.0061। तो 1, 2, 1 आपका कैरी, तो आपके पास आ जाएगा 6.1121, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉलीगन हैज अ पेरीमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक पॉलीगन है जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है और एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी शेप क्या हो सकती है। देखो पेरीमीटर और एरिया दोनों ही सेम है, तो आप एक स्क्वायर को लें जिसकी साइड 4 है, तो इसका पेरीमीटर भी 16 हो जाएगा और इसका एरिया भी 16 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसमें यही आंसर दे सकते हैं कि स्क्वायर ही हमारी स्क्वायर ही हमारा ऐसा पॉलीगन होगा जिसका एरिया और पेरीमीटर दोनों 16 होंगे, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज 36 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया कितना है 36 मीटर स्क्वायर, एंड अ रेक्टेंगुलर लॉन whose width is 2/3 of the side of the square field। देखो इसने एक स्क्वायर की बात करी और फिर इसने एक रेक्टेंगल की बात करी। इससे स्क्वायर की साइड से रेक्टेंगल की विड्थ को निकालने को बोला, तो पहले हम इसकी साइड ही निकाल लेते हैं। एरिया अगर 36 है तो साइड 6 होगी। इसने बोला कि रेक्टेंगल की विड्थ 2/3 टाइम्स है इसकी साइड की, तो इसका 2/3 टाइम्स हमारा कितना आ जाएगा 4, राइट। तो यानी आपके पास रेक्टेंगल की विड्थ आ गई 4, ठीक है। हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब क्या कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर और इस स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों सेम है। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा 4 इंटू साइड यानी 24, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो यहाँ से आप इसकी लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें ब्रेथ पता है 4 है, तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी 12 - 4 यानी कि 8। और जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गए तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो सबसे पहले हमने एरिया की हेल्प से साइड निकाली, साइड की हेल्प से रेक्टेंगल की ब्रेथ निकाली,
और दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, इस कंडीशन से हमने उसकी लेंथ फाइंड करी और फिर हमने फाइंड कर दिया एरिया। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का बेस किस शेप का होता है? सर्कुलर। उसका सर्कमफ्रेंस आपको 44 दे रखा है, यानी 2 पाई आर आपको 44 दे रखा है और हाइट आपको 15, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो देखिए पाई आपको पता है आपका 22/7 होता है, तो फटाफट यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। 22 × 2 44 और यहाँ भी 44 है, ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास रेडियस आ गया 7। बट हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होती है हमारी? पाई आर स्क्वायर एच। पाई है हमारा 22/7, आर आपका आ चुका है 7 और आपकी हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 15, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 22 × 7 × 5। तो इसमें भी हम यूनिट डिजिट की हेल्प से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें आपकी यूनिट डिजिट आ रही है 10 यानी 0, तो 0 में आपके 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से फिर से चॉइस आ गई, सेकेंड ऑप्शन आपका कट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 22 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 330 और 330 × 7 आपका क्या होगा? 2310, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 है और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 6 है। द रेडियस इन सेंटीमीटर of the circle having area equal to sum of the area of the two given circle। हमें इन दोनों को प्लस करके एक बड़ा सर्कल बनाना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है? इसका पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम R1 ले लेते हैं, R2, और ये हमारा होगा बड़ा सर्कल, तो हमने ले लिया कैपिटल R। इन दोनों को जोड़ें तो इसका एरिया निकलना चाहिए। तो देखो पाई तो हमारा गया कट, बच रहा हमारे पास क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। आपको R1 और R2 पता है दोनों ही, 8 और 6, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो आप बड़ा रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 10, क्योंकि आर स्क्वायर आपके पास आ गया 100 और आर स्क्वायर 100 आ गया, तो आर कितना हो जाएगा 10। क्लियर? बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉक्स विद इनसाइड मेजरमेंट्स 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी हमें मेजरमेंट गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इसमें हमें छोटे छोटे क्यूब्स फिट करने। कितने क्यूब फिट करने हैं? 25। तो उसने पूछा कि हर क्यूब की कितनी वॉल्यूम, कितनी साइड होगी। जो हमने क्यूब हमने फिट करे उसकी साइड पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम हमारे कंटेनर की क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 60 × 30 × 24। लेकिन इसके अंदर हमने क्यूब रखे कितने? 25 क्यूब। तो जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, और एक क्यूब की वॉल्यूम पता चल गई तो हम क्यूब की साइड भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 के टेबल में आता है आपका 12 पे, तो 12 × 6 × 24, ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गई आपकी एक छोटे क्यूब की। लेकिन हमें निकालना क्या है? साइड। तो देखो आप इसे मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे फिर क्यूब रूट निकालोगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसकी जगह आप इसको क्या करो? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3,
6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब हम ऐसा कर देंगे हमें फाइंड तो करना है क्यूब रूट, तो फटाफट 3 3 के बनाओ पेयर और इसकी साइड निकाल लो यानी एज ऑफ द क्यूब। 2 इंटू 3 भी आपका 3 बार आ रहा है तो उसे एक बार ले लेंगे, 2 फिर से 3 बार आ रहा है उसे एक बार ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। इसकी जगह अगर आप मल्टीप्लाई करते फिर क्यूब रूट निकालते तो उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और यहाँ पर आपका इजीली काम हो जाएगा। क्लियर? तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड यस, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।